नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रोजगार महाकुंभ 2025 का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में सरकार की पहल पर प्रकाश डाला गया। सीएम ने कहा कि युवा और अपार ऊर्जा के स्रोत हैं। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी मौजूद है। उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में लगभग 96 लाख यूनिट्स को पुनर्जीवित करने का महत्व बताया। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मिशन रोजगार के अभियान की कड़ी में विकसित भारत की संकल्पना के साथ हर व्यक्ति, हर संस्था भी अपना योगदान दे सकें, उसके लिए आवश्यक है कि हर युवा के हाथ को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाए। युवा अपार ऊर्जा का स्रोत है और यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि अगर दुनिया के अंदर सबसे बड़ी युवा आबादी भारत के अंदर है, पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए उसका परिणाम था कि जिस प्रदेश में पहले गांव का गांव प्लान करता था रोजगार के लिए, आज वो स्वयं भी अपने यहां रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। याद करिए, परंपरागत उद्यम के क्लस्टर यूपी के अंदर थे, लेकिन धीरे धीरे करके समय के अनुरूप उसको प्रोत्साहन न मिलने के नाते इंस्पेक्टर राज के कारण तमाम संस्थाओं के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण वह बंदी के कगार पर पहुंच गया। 2017 में जब हम लोग आए थे, हम लोगों ने फिर से उन संस्थाओं को देखा। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने एमएसएमई यूनिट की 96 लाख जो यूनिट यूपी के अंदर हैं, उनमें से जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराया है उन सबको हम लोगों ने 5 लाख रुपए की एक सुरक्षा बीमा का कवर भी राज्य की तरफ से उपलब्ध करवाया है। आप याद करिए, अगर एक यूनिट अपने यहां 2 से लेकर 10 तक लोगों को काम दे रहा है, कितने लाख लोगों को उसने अपने यहां कार्य दिया होगा। लाखों की संख्या में, करोड़ों में जाती है संख्या। ये लोग पहले बाहर जाते थे, काम ढूंढते थे, आज उन्हें उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के प्रदेश में उन युवाओं को कार्य का एक मंच मिला है। ये सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 2,19,000 भर्तियां हम लोगों ने की और उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से सरकारी नौकरी दी। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया और अलग अलग विभागों की पूरी सूची अगर आप लिख देंगे तो ये संख्या बढ़कर के उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, कृषि है, विश्वविद्यालय हैं, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये संख्या 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाला देश के अंदर सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती आती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ये धमकी गोरखपुर ओवरब्रिज के पास किसी मजार से जुड़े विवाद के बाद भेजी गई है। विधायक शलभ मणि त्रिपाठी और सीएम योगी का ये खत संदेश के रूप में प्राप्त हुआ है और जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। और हम लोग बहुत समय से चाह रहे थे कि उस ओवरब्रिज का दोहरीकरण हो जाए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, जाम लगता है। इस दिशा में जब काम करना शुरू किया तो ये पता चला कि ओवरब्रिज का दोहरीकरण इसलिए नहीं हो सकता कि बगल में एक मजार है और वो मजार ने काफ़ी जगह घेरी हुई है। हमने जब उसकी तहकीकात की तो ये पता चला कि पूरी तौर पर अवैध मजार है। और 1993 में जब माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार गिरी है, यानी जब उन्होंने सरकार छोड़ी है और जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो अचानक एक बंजर जमीन को एक आदेश के तहत इस मजार और कब्रिस्तान के नाम पे कर दिया गया, जो पूरी तौर पे गलत है। इस बात की जानकारी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इसको जांच में भेजा, कहा जांच किया जाए, इसका गहराई से इसकी छानबीन की जाए। और जहां तक मेरी जानकारी है कि छानबीन में ये स्पष्ट हो चुका है कि ये जो मजार है ये पूरी तौर पर अवैध है। ये बंजर जमीन पे बनाई गई है, सरकारी जमीन पर बनाई गई है। और 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही बंजर जमीन को मजार में और कब्रिस्तान में कन्वर्ट किया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि देश के वे लोग जो न्याय के पक्षधर हैं, वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए हमारे उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि गठबंधन सभी लोकतांत्रिक और न्यायप्रिय शक्तियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है ताकि उपराष्ट्रपति चुनाव में न्याय और लोकतंत्र की जीत सुनिश्चित हो सके। मैं सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी जी का आज बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं उनका जीवन परिचय के बारे में हम सब जानते हैं और आज जिन राजनीतिक परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और हम लोग जिस न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए एक न्यायमूर्ति से अच्छा विकल्प और क्या हो सकता है। लगातार संविधान को लेकर के, कानून को लेकर के, न्याय को लेकर के, हक को लेकर के, विचारधारा को लेकर के लगातार इंडिया गठबंधन हम सबके प्रत्याशी इस न्याय की लड़ाई में इनसे बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है। हमें उम्मीद है जो न्याय के पक्षधर हैं वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर हमारे कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालेंगे। भाजपा उपराष्ट्रपति जैसे पद को एक विचारधारा विशेष से बांधना चाहती है, ये देश हित में नहीं है। इसलिए हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। बात हार या जीत की नहीं है, सिद्धांत की भी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें 5 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। जय नारायण सिंह लखनऊ डीजीपी बनाए गए हैं। एमके बशाल को बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। प्रशांत कुमार द्वितीय बने एडीजी हैं और उपेंद्र अग्रवाल आईजी खुफिया विभाग बनाए गए हैं। सत्येंद्र कुमार डीआईजी आगरा बने हैं। तो नई जिम्मेदारी के साथ इन अधिकारियों के तबादले जो हैं वो किए गए हैं। ट्रांसफर इन अधिकारियों का हुआ है। 5 आईपीएस अधिकारी
बताए जा रहे हैं जिनका ट्रांसफर हुआ है और ऐसे में नई जिम्मेदारी के साथ अब ये अधिकारी काम करते हुए नजर आएंगे। और इसके पीछे मंशा एक ही कि कानून व्यवस्था को और ज्यादा सजग और सुदृढ़ बनाना है ताकि जनता की समस्याओं का जल्द और पूर्ण रूप से निस्तारण हो सके। इस बीच सूची में आपको दिखा रहे हैं 5 आईपीएस अफसरों के तबादले यहां पर हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। बेटियों की सुरक्षा अब सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि एक सामाजिक चेतना का विषय बन चुका है। आए दिन सामने आ रहे अपराधों ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सिर्फ कानून ही काफी है। इसी सोच को लेकर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक अनोखी और ऐतिहासिक महापंचायत बुलाई गई, जहां बेटियों को दहेज में सोना चांदी नहीं बल्कि आत्मरक्षा के लिए हथियार देने की बात कह दी गई। महापंचायत का ये संदेश ऐसे समय में आया है जब निक्की दहेज हत्याकांड जैसे सनसनीखेज मामले सामने आ रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। बागपत जिले में स्थित गौरीपुर मितली गांव, जहां एक अनोखी महापंचायत का आयोजन किया गया। नाम रखा गया केसरिया महापंचायत। ये कोई आम सामाजिक सभा नहीं थी बल्कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा बुलाई गई एक ऐसी पंचायत थी जिसमें ठाकुर समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मंच सजा था, झंडे लहरा रहे थे और नारे भी गूंज रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो ऐलान जो इस पंचायत के मंच से किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर कुंवर अजय प्रताप सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि बेटियों को सिर्फ जेवर और दहेज में धन देना बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि बेटी को अगर सुरक्षा देनी है तो उसे सोने की चूड़ी नहीं, लोहे की तलवार दीजिए। अगर रिवॉल्वर महंगी है तो कम से कम देसी कट्टा ही सही। इस घोषणा के पीछे उन्होंने तर्क दिया कि आज के समय में बेटी अगर गहने पहनकर बाहर निकलेगी तो उसे लूट लिया जाएगा, कोई भी बदमाश उसे नहीं छोड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि बेटियों को आत्मरक्षा के लिए हथियार दिए जाएं। जैसे हमारी परंपराएं रही है पौराणिक, आज हम उस चीज को भूल रहे हैं। जब आप कोई कन्यादान करते हैं, कन्यादान लड़की, तो सोना चांदी ला मार रुपया दे देते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख देते हैं कि नहीं देते। जब वो सोना पहन के बाजार में जाएगी तो चोर लुटक्का जो बाजार में बैठा उसको छोड़ेगी, लूट लेगी। इसलिए मेरे कौम के वीरों, देखो अपने लड़की के दान में पैसा दो या मन दो, लेकिन एक कटार जो है, एक तलवार जो है, जरूर देना। अपने शक्ति सिंह की एक लड़की थी, तो कौन मेला लगाता था अकबर, छिप के गई कि साला ये औरत को जो है औरत बन के इस सब औरत को फंसाता है। तो शक्ति सिंह की लड़की ने वो अकबर के सीने पर चढ़ के कटार गिरा दिया। तो आप कन्यादान में एक कट्टा एक तलवार, हम तो कह रहे हैं कि उसको बेरली स्कॉट रिवॉल्वर दीजिए। दाम ज्यादा है, 3 लाख 4 लाख का मिलेगा, दाम ज्यादा है, लेकिन कट्टा का दाम ज्यादा नहीं, जरूर दीजिए बेटी। देखिए बेटी हमारी है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो हम वर्तमान में जी रहे, वर्तमान में हमारी ये परिस्थिति है। कुंवर अजय सिंह का कहना साफ है कि आज की परिस्थितियों में बेटियों को सजाने नहीं, सजग करने की जरूरत है। ऐसे में जरूरी है कि उन्हें आत्मरक्षा के लिए हथियार दिए जाएं, ताकि वो जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा खुद कर सके। इस विवादास्पद बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या ये बयान बेटियों की सुरक्षा के नाम पर हथियारों को बढ़ावा देने वाला है? क्या परंपरा और संस्कृति की आड़ में समाज को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ले जाया जा रहा है? पंचायत में मौजूद लोगों ने इस ऐलान का स्वागत भी किया। वहां जुटे कुछ लोगों का कहना था कि ये पुरानी परंपरा थी जो अब दोबारा लौटनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ आधुनिक भारत में लड़कियां चांद पर पहुंच रही हैं, तो दूसरी ओर उन्हें घर से बाजार तक सुरक्षित पहुंचाने की चुनौती अब भी जस की तस है। बागपत की महापंचायत ने जो बात कही वो चाहे विवादास्पद हो, लेकिन सोचने वाली जरूर है।
क्या बेटियों को हथियार देना समाधान है या समाज को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी, नियमों से, नियत से और न्याय से। हाल ही में सामने आए निक्की दहेज हत्याकांड को लेकर भी पूरे देश में इस समय चर्चाएं हैं और ऐसे में महापंचायत की ओर से जो ऐलान किया गया है, इसको लेकर चर्चाएं बेहद तेज हैं। हालांकि ये बात भी साफ है कि इस तरह के ऐलान कानूनी दृष्टिकोण से कई सवाल खड़े करते हैं। एक ओर जहां सरकारें दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चला रही हैं, तो वहीं समाज का एक तबका दहेज में हथियार देने की बात कर रहा है। महिलाओं की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, लेकिन क्या इसका हल हथियारों में है या फिर जरूरत है बेहतर कानून व्यवस्था, शिक्षित सोच और जागरूकता की। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। आगे बढ़ेंगे, खबर बागपत से है, जहां 4 साल पुराने राहुल हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। बड़ौद की साकेत कॉलोनी निवासी प्रिया और उसके प्रेमी विकास को पति राहुल की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही 42 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया था। अर्थदंड न अदा करने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ये फैसला अपर जिला और सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत की अदालत ने सुनाया है। ये मामला जो थाना बड़ौद से संबंधित था, जिसमें एक राहुल था। राहुल और प्रिया शताब्दी नगर के रहने वाले थे, जिसमें राहुल 19 जून 2021 को घर से गायब हो गया था, जिसकी गुमशुदगी 20 जून को लिखाई गई थी। उसमें बाद में पुलिस द्वारा जांच करने पर पाया, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, उसमें पाया कि प्रिया, उसकी पत्नी प्रिया और उसका एक प्रेमी जो दोवट का रहने वाला है विकास, उसको राहुल की लाश को बोरे में भर करके नहर में डाल दिया था, क्योंकि इसकी जो है लाश जो नहर से मिली थी। इसमें प्रोसिक्यूशन द्वारा 10 गवाह प्रस्तुत किए गए। प्रेम संबंधों के चलते प्रिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति राहुल की हत्या की। गाजियाबाद संभागीय परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल पर रजिस्टर्ड नंबर को चेंज करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत वो लोग जिनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल चुका है, वो अब अपना नया नंबर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से या फिर संभागीय परिवहन कार्यालय पर आकर प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। कोई भी वाहन स्वामी या ड्राइविंग लाइसेंस धारक व्यक्ति, उसका जो मोबाइल नंबर हमारे रिकॉर्ड में दर्ज, उसको यदि वो परिवर्तित करवाना चाहता है या बहुत पहले की गाड़ी है जब उसमें मोबाइल नंबर दर्ज नहीं रहता है, उसमें ऐड कराना चाहता है, ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से पहले से ही चल रही थी। इधर परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा 22 अगस्त को पत्र जारी करके विशेष अभियान चला करके इसको दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। तो मेरे जनपद वासियों से अनुरोध है कि उनका कोई वाहन है या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है जिसमें उनका नंबर दर्ज नहीं है, तो उसको दर्ज जरूर करा लें। दर्ज कराना जरूरी इसलिए है क्योंकि यदि हम परिवहन विभाग कोई आपके वाहन से संबंधित सूचना आपके पास भेजना चाहता है या किसी गलती से या किसी कारण से आपके वाहन का चालान ऑनलाइन हो जाता है, तो उसकी सूचना आपके मोबाइल में मैसेज के रूप में या चैटबॉट के माध्यम से जरूर पहुंच जाती है। खबर कानपुर से है। शहर के कोचिंग सेंटर में कार्यरत सुरक्षा गार्ड ओमजी शुक्ला को 3,14,56,000 रुपए का नोटिस भेजा गया है, जिससे उनका परिवार परेशान है। वहीं ओमजी शुक्ला ने इस मामले में कानपुर सीजीएसटी आयुक्त से मुलाकात की। आयुक्त ने उन्हें नोटिस का जवाब देने की सलाह दी है और आवश्यक प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं। मैंने 2-4 लोगों को दिखाया तो लोगों ने बोला ओम ये फ्रॉड है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं इसको फेंक देता हूँ, फिर मन में इच्छा हुई कि रख लो, कभी भविष्य में काम आएगा। जब मैंने उस कार्ड को अपने पास रखे रहा, लगभग 21 अगस्त को दोपहर 3 बजे मैं अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ गणेश महोत्सव मनाने की प्रक्रिया में लगा हुआ था। हम तैयारियाँ कर रहे थे, बड़े उत्सुक थे इस बार बाबा जी मेहता हमारे भी क्षेत्र में आएंगे। लेकिन मकान नंबर 23539 कौन सा है, मैंने बताया यही। बोले ओमजी शुक्ला, मैंने कहा मैं ही हूँ। उस पोस्टमैन को खुद विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा कि तुम ओमजी शुक्ला हो। तब उसे मैंने अपने मोबाइल पर आधार कार्ड दिखाया
और जब मैंने उसे आधार कार्ड दिखाया तब उसने कहा हम तो सोचे कोई हत्या करता आदमी होगा जो इंटरप्राइजेज चला रहा है। तो मैंने कहा मेरा ही इंटरप्राइजेज कब खुला, कब उसकी पूजा हुई और कब वहाँ हवन हुआ, मुझे ही जानकारी नहीं है। जब उस नोटिस को खोल के पढ़ा पोस्टमैन के जाने के बाद, तो उसमें मेरे नाम से इंटरप्राइजेज था, मेरा पैन कार्ड नंबर से GST है। कि आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड का मिसयूज किया? हाँ, मेरे पैन कार्ड का मिसयूज किया गया। इसकी शिकायत आपने कहीं पे करी है? मैंने इसकी शिकायत 112 पर की हुई थी, अपने क्षेत्रीय थाने भी गया हुआ था, लेकिन वहाँ थाने वालों ने बोला ये GST का मामला, वहाँ जाके पता करो। कल कुछ व्यापारियों के साथ रोशन लाल जी जो यहाँ के GST आयुक्त हैं उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने बोला इस लेटर का जवाब दो, पोस्ट के द्वारा जैसे आया उसी पोस्ट के माध्यम से इसका जवाब दो, और ताकि उनको भी पता चल सके कि हाँ आपके साथ फ्रॉड हुआ है। और अभी आपके ही मीडिया के बंधु हैं प्रदीप मिश्रा जो बोले भाई, मैं आवास विकास हंसपुरम नवस्था कानपुर में रहता हूँ, 22 वर्ष की उम्र है, अच्छा 12 पढ़ा हुआ है और एक कोचिंग संस्थान में रात में गार्ड के पद पर काम करता हूँ। खबर मथुरा से है, जहां घटना बरारी चौक मोड़ के पास की है, जहां पुलिस और आबकारी विभाग की टीम द्वारा रात के समय चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक कार को रोका गया जिसमें अवैध विदेशी शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने कार में सवार प्रतापगढ़ निवासी और पटना निवासी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया है कि ये शराब हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही है। शराब और वाहन को जब्त कर लिया गया है। इस दौरान 349 बोतल इंपोर्टेड विदेशी शराब बरामद की गई है। अलीगढ़ में पुलिस ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर किसानों और निवेशकों के साथ मिलकर ठगी करने का गंभीर आरोप है। पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 60 करोड़ 89,49,000 रुपए मूल्य की संपत्ति भी कुर्क की है। टप्पल थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की पुष्टि की है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने कई निवेश योजनाओं और कृषि से जुड़े फंड में लोगों को लुभाकर धोखाधड़ी की थी। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां डुमरियागंज बांसी रोड पर स्थित सावित्री देवी बेचन लाल फिलिंग स्टेशन सेखुइया में पेट्रोल घोटाले का आरोप सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक ग्राहक ने 210 रुपए का पेट्रोल डलवाया, लेकिन टंकी खाली करने पर 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं निकला। मौके पर मौजूद कर्मचारी ने बेहुदा जवाब देते हुए कहा कि मशीन खराब हो गई तो मैं क्या करूं। इस घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है और पेट्रोल पंप पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग मामले की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। खबर बाराबंकी से है, जहां लखनऊ सुल्तानपुर नेशनल हाईवे पर एक नाबालिग छात्र द्वारा तेज रफ्तार में बाइक चलाने पर ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती दिखाई है। मुख्य चौराहे पर तैनात यातायात उप निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने समय रहते छात्रों को रोका और संभावित हादसे से बचा लिया। उप निरीक्षक छात्र ने को कड़ी फटकार लगाई गई है और इसी के साथ तुरंत उसके परिजनों से संपर्क कर सख्त चेतावनी भी दी गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नाबालिगों द्वारा हाईवे पर वाहन चलाना न केवल कानूनी अपराध है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। कहाँ गई थी? दवा लेने गई थी। ये बहन है तुम्हारी? कहाँ से आई थी? बहुता से। कहाँ CSC गई थी? CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। खबर मैनपुरी से है, जहां जिले में खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान हैं। सहकारी समितियों पर खाद लेने के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। स्थिति को देखते हुए प्रशासन सक्रिय हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने खाद की बिक्री को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि खाद के साथ कोई अन्य सामान नहीं बेचा जाएगा और कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।